संजय सिंह सर से आग्रह करूंगा कि सोशल जस्टिस, इस देश की सामाजिक न्याय की लड़ाई पे अपनी बात रखे और इस देश के भविष्य की बात रखे। पुष्पेंद्र जी व सुधाकर जी, हमारे मित्र प्रोफेसर अजय साहब, प्रोफेसर बाबू और हमारे सभी आदरणीय साथियों, जब भी मैं जेएनयू में आता हूं तो ऐसा महसूस करता हूं कि ये एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी विश्वविद्यालय है जहां आज की जैसी निजी विश्वविद्यालय हो गई हैं, जहां जो कमाई के साधन बन गए हैं, वहां आज ये विश्वविद्यालय है जिसकी कल्पना इंदिरा जी ने की थी कि यहाँ जो गरीब से गरीब कॉमनर, लेकिन जो यहाँ पर ह्यूमैनिटीज में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको यहाँ अवसर मिले और एक ऐसा केंद्र बने पूरे देश का जहां सभी प्रदेशों से छात्र आ सके। जहां तक विचारधारा का प्रश्न है, यहां इस विश्वविद्यालय को लेफ्टिस्ट या लेफ्ट ऑफ सेंटर ही माना जाता रहा है। हालांकि नौजवानों में हमेशा क्रांतिकारी विचारधारा आना स्वाभाविक ही है और ये देश के लिए भी अच्छा लक्षण भी है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, इसकी विविधता जितनी है, जो डाइवर्सिटी है, आपको और किसी देश में नहीं मिलेगी। और यहां सभी वर्गों के लोग, सभी प्रदेशों के लोग, सभी भाषा के लोग यहां पर आके शिक्षा ग्रहण करते हैं। उस चरित्र को आज धीरे 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 हम देख रहे हैं कि पिछले 10-11 साल में किस तरह से यहां जेएनयू के का जो मौलिक चरित्र है उसे बिगाड़ा जा रहा है। आदरणीय साथियों, हमारा समय तो कट गया, आप लोग नौजवान, और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आज देश संकट में है। विचारधारा से जो लोग आज पूरे देश में केवल 200-250 परिवारों को आगे लाने के लिए नीतियां, नियम और कानून बना रहे हैं, उससे इस देश में जो आर्थिक और सामाजिक जो दूरी है वो और भी अधिक दूर होती चली जाएगी। हालांकि संविधान इस बात को उल्लेख करता है कि प्रयास सरकार का यह होना चाहिए कि अमीर और गरीब की खाई में जितना कम हो सके उतना प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन आज इन पिछले 11 सालों में यदि आप देखेंगे तो ये इकोनॉमी की कहते हैं हम लोग $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुके हैं, लेकिन यदि आप जो टॉप 10 या 20% लोगों का यदि उनकी इनकम निकाल दें तो हम लोगों की जो पर कैपिटा इनकम जीडीपी है वो उन सब सहारन यूनिवर्सिटी, सब सहारा हमारे जो देश हैं उनके बराबर हो जाती है। आपके सामने जो आज चुनौतियां हैं उसे आपको समझने की आवश्यकता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वो आरएसएस का गढ़ है, वो नर्सरी है। और आरएसएस जो है ये मूल रूप से वो विचारधारा है जो कि अपने आप को सत्ता में रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और उन्होंने हमेशा से, उनका यदि आप देखेंगे भी कि वे सत्ता पर हावी होकर
जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। पता नहीं आप कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मालूम होगा कि ये वो संस्था है जिसका कोई पंजीकरण नहीं है, अनरजिस्टर्ड सोसाइटी है और उसकी कोई मेंबरशिप नहीं है। मेंबरशिप भी नहीं है, उसका बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो आज आप समझ सकते हैं कि ये वो समूह है जो देश पे आज पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप हमारे देश के भविष्य होने के साथ साथ उस विचारधारा को भी समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने धीरे धीरे करके अपने आप को इतना ताकतवर बना दिया। ये आपके पास आएंगे, बड़ी मीठी बातें करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे और कैसे दो मित्रों को लड़ा दें, कैसे समाज में बंटवारा करा दें, ये उनको शुरू से ही प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके सामने चुनौतियां जो हैं वो इतनी अधिक हैं। जब हम नौजवान थे तो इतनी चुनौतियां हमारे सामने नजर नहीं आती थी, लेकिन आज धीरे धीरे यदि आप जेएनयू का ही कैरेक्टर देख लीजिए, आज से 10 साल पहले क्या था और अब क्या होता जा रहा है, कैसे चुन चुन कर ऐसे शिक्षक, ऐसे छात्र, उनको किस प्रकार से झूठे आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया गया, ये आपके सामने है। एनएसयूआई हमारा जो संगठन है, उसको मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे यहां आने का फिर से अवसर दिया। पहले भी आ चुका हूं, लेकिन उन समय की चुनौतियों और आज की चुनौतियों में बहुत फर्क है। आज इस बात को भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इन लोगों ने किस प्रकार से शिक्षा जगत में जो मेरिट है उसको भी कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। रेगुलर अपॉइंटमेंट्स हो नहीं रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं और मन मर्जी से लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं। जब आपकी फैकल्टी ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी ऑन मेरिट, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, मैं आइडियोलॉजी की बात इसमें नहीं करता। यदि आपकी फैकल्टी की मेरिट कॉम्प्रोमाइज है तो आप किस प्रकार से आज विश्व के शिक्षा जगत में और भारत में तो कम से कम जेएनयू एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा के रूप में हम लोग मानते हैं, लेकिन यदि फैकल्टी कॉम्प्रोमाइज होगी और उसमें कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट्स होंगे तो फिर दैनिक मजदूरी और कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट में क्या फर्क है। इसी के साथ साथ ये भी है कि जहां कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं आरक्षण के, उनके साथ भी समझौता किया जा रहा है। जब कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट होंगे तो उनमें आरक्षण का ध्यान रखा नहीं जाता है। इस बारे में हम लोग हमारी स्टैंडिंग कमेटी एजुकेशन के अंदर काफी हम लोगों की चर्चा हुई है, हमारी रिपोर्ट्स भी हमने तैयार की है, लेकिन दिक्कत वही है कि जो पूरे तरीके से इस देश में लोकतंत्र की बुनियाद समाप्त करने में लगे हुए हैं, उनसे आसानी से जीता नहीं जा सकता। किसी भी लोकतंत्र के सफलता के लिए निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया है संविधान में।
लेकिन यदि आप देखेंगे तो किस प्रकार से धीरे 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 वोटर लिस्ट के अंदर जो खामियां हैं वो सामने आती जा रही हैं। अब एसआईआर जो हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले कुछ समय पहले तक साल में एक बार वोटर लिस्ट का रिवीजन होता था, लेकिन कुछ समय पहले अब इन्होंने वर्ष में 4 बार हर क्वार्टरली समय में वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है। बूथ लेवल ऑफिसर्स नियुक्त थे और उन्हें डोर टू डोर जाने के आदेश हैं। उन्हें हर घर में जाकर वेरिफिकेशन करना है कि वे जाकर पूछें कौन जीवित है, कौन का देहांत हो गया है, कौन यहां से चले गए हैं, किनका एड्रेस चेंज हो गया है। उसकी नियम और प्रक्रिया है। लेकिन यदि आप आज देखेंगे बिहार के मामले में, जो उन्होंने प्रमाण पत्र की बात हमारे सांसद जी ने की है, उसके अंदर वो सर्टिफिकेट मिलेंगे कहां से? अब एक उसमें है कि सिटीजन सर्टिफिकेट का भी प्रमाण पत्र हमें चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जितने लोग मंत्रिमंडल में हैं और हम लोग संसद सदस्य हैं, हमारे पास वो सारे सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएंगे जिसकी बात आज कही जाएगी। और उस गरीब का क्या होगा जिसने मैट्रिक पास नहीं की? उसका क्या हाल होगा जो कि माइग्रेंट लेबर है? इन सब बातों पर जब ध्यान आकर्षित किया जाता है तो ये भी एक अजीब बात है कि आपको पासपोर्ट अगर आपके पास है तो उसको प्रमाण पत्र माना जाए, लेकिन पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता है। जब आधार कार्ड की आवश्यकता पासपोर्ट बनाने के लिए है तो आधार कार्ड को आप प्रमाणित क्यों नहीं मान रहे हैं? ऐसे अनेक विसंगतियां हैं जिनके बारे में आज ये चिंता का विषय है। और जब आज सारा विपक्ष इस बात की कोशिश कर रहा है कि एसआईआर के बारे में संसद में चर्चा होना चाहिए, चर्चा स्वीकार नहीं की जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज कास्ट बेस्ड सेंसस की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। यह कोई डिवाइसिव प्रयास नहीं है, यह इंक्लूसिव प्रयास है। क्योंकि वो वर्ग जिसको पीढ़ियों दर पीढ़ी हजारों साल से जो वंचित रखा गया, जिसको शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिसको जमीन जोतने का अधिकार नहीं था, उसको यदि अगर आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो ये केवल अवसर है, उसको अवसर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी है उसको कि वो आरक्षण का लाभ लेकर अपनी शिक्षा करे, शिक्षा प्राप्त करे और उसके बाद नौकरी मिले। इंदिरा जी ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के लिए एससी एसटी के लिए आरक्षण दिया। आरोप लगाते हैं हमारे लोग कुछ कि साहब उसमें जो आरक्षण के तहत भर्ती हो जाते हैं उनको पास होने में भी बहुत समय लगता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। आरक्षण केवल भर्ती के लिए है, एग्जाम पास कराने के लिए कोई आरक्षण थोड़ी ना है। तो कॉम्पिटेंस आज कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। इसलिए साथियों, आज सोशल जस्टिस की आवश्यकता है और आगे भी रहेगी। और जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि धीरे धीरे इस पूरे देश में कैपिटलिस्ट का कब्जा होता चला जा रहा है और पूरे तरीके से आज आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसमें कि काफी बड़े पैमाने पे लोगों को
उनका रिक्रूटमेंट होता था, आज 12,000 पद उन्होंने समाप्त कर दिए। ये चैलेंजेस हमारे सामने हैं या आप लोगों के सामने हैं। इन सब बातों पर चर्चा आवश्यक है और मैं आज इस अवसर पर हमेशा मैं जब जाता हूं नौजवानों के बीच में तो हमारे नौजवानों की बात सुनना ज्यादा पसंद करता हूं बनस्पत मैं अपनी बात कुछ ज्यादा कहूं। इसलिए मैं आपसे आज इस अवसर पर एनएसयूआई के लोगों को तो धन्यवाद दूंगा ही, लेकिन आप भी यहां पर उपस्थित होकर आपने मेरी बात सुनी। आपसे टू कंक्लूड I would like to say that we are at crossroads. We have got a challenging task for your future. The way the education ministry is being run, the way the private universities are being encouraged, huge amounts of fees is being collected, and then in those universities where the fees is moderate, the fees is affordable to the lower middle class and weaker sections, I think we have to take a stand और उसके बारे में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक होकर इस पर चर्चा करना चाहिए। और आज मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि चैलेंजेस हमारे सामने बहुत हैं। आवर डेमोक्रेसी इज एट स्टेक, आवर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर एट स्टेक, आवर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज एट स्टेक, द जॉब अपॉर्चुनिटीज are getting few. Therefore, I think what challenges we had in our student days, your challenges are 4 times, 5 times more than that. So therefore, my young friends, you have a challenge, you have a future. We are all there to support you. We are all there to help you. But the fact remains that those who don't believe in democracy, those who don't believe in secularism, those who don't believe in socialism, I think these are the people who want to keep you where you are and corner all the possible wealth, whether it is mineral wealth, land, capital, and opportunities. These are the challenges which you have in front of you. I am sure you will understand that. And as far as Congress party is concerned, our India alliance partners are concerned, on ideological ground, we are all together. We shall fight your battle, come what may. Thank you.